बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के दीर्घवृत्तीय प्रश्न हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देखते हैं कितने सालों से ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी का आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ मिलने वाला है और दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2023 में उनके आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। आज की इस वीडियो से आपके 20 से 25 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं और 70 नंबर अब की बार पक्का कराने की गारंटी हम लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो से आपके 20 से 25 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, आपको जरूर मिलेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको कौन कौन से प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले चीज, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण चित्र सहित हम आपको बताएंगे। पूरा वर्णन आपको पूरा फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में दिया जाएगा और चित्र बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी अनुप्रयोग एवं लक्षण, इसको भी बहुत ही पूरा डिटेल्स में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि, मात्रक, वेग स्थिरांक, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, टिप्पणी लिखिए, हार्डी-सुलजे नियम, पेप्टीकरण, बराउनी गति, स्वर्ण संख्या। आज की इस वीडियो में जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ नहीं है, बल्कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर को वहां से लेकर आया हूं ये क्वेश्चन, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस होते हैं। तो इनको आपको तैयार करके जरूर जाना है। चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण एवं इसके दो उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको हेडिंग डालनी है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में लिखने पर जो श्रेणी बनती है वही श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्या कहा जा रहा है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में लिखने पर जो श्रेणी बनती है वही श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद इसके लक्षण हमको लिखना है, हेडिंग डालेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। ठीक है, इसमें पहला लक्षण हो जाएगा, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट माना जाता है। कहा जा रहा है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव होता है वह 0 माना जाता है। और दूसरा इसका लक्षण क्या है दोस्तों, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। इस श्रेणी में क्या हुआ है, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल यानी हाइड्रोजन से कमजोर अपचायक हैं उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। ठीक है, और देखिए वह धातुएं जो हाइड्रोजन से मजबूत हैं, प्रबल हैं, उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। इतना हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग आपको लिखना है। ठीक है, इसमें पहला अनुप्रयोग होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता एवं धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, क्या कह रहा है, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। इतना आपका हो गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी वाला क्वेश्चन सॉल्व। यहां से आपको 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए
अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं मात्रक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना बाबू, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है बाबू, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उत्तर में आप लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, H2 + Cl2 HV/H2O ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहां पर बन क्या जाएगा 2HCl, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको लिखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर x/T। अब k का मात्रक आपको लिखना है x का मात्रक अपान t का मात्रक। तो x का मात्रक मोल प्रति लीटर और t यानी समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। अब k बराबर यहां पर हो जाएगा दोस्तों मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका हो जाएगा k शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां तक आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। 4 से 5 नंबर में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है कि हार्डी-सुलजे नियम क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, पेप्टीकरण क्या है और ब्राउनी गति क्या है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, तो इससे बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए उसका उत्तर में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है हार्डी-सुलजे नियम। अब इस नियम में क्या होता है ये आपको बताना है बाबू, ठीक है। देखिए इस नियमानुसार यानी इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। यही क्या होता है, हार्डी-सुलजे नियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, स्वर्ण संख्या, ठीक है। स्वर्ण संख्या क्या होता है बाबू, इसको आपको बताना है। किसी रक्षी कोलाइडी का स्वर्णांक उस मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिली गोल्ड सॉल में सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन का 1 मिली प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, किसी रक्षी कोलाइडी का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिली गोल्ड सॉल में सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन का 1 मिली प्राप्त होता है, वही स्वर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आपको लिखना है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में आपको लिखना है दोस्तों, किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं। यानी कोई ताजा बना अवक्षेप है, उस अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बना लेने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या है दोस्तों, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है ये आपको लिखना है। कोलाइडी, देखिए बहुत ही आसान है बाबू, कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है, ये आपको लिखना है इस प्रकार से। अब देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अब आपको उत्तर में हेडिंग डालना है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसका चित्र भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।
सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत हेडिंग डालना है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। कहा क्या जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, N2 + 3H2, N2 + H2 ये बैलेंसिंग करने के लिए 3 यहां पर लगा, ठीक है। Fe प्लस मोलिब्डेनियम, ये जो है ये लोहा है और ये मोलिब्डेनम है, ठीक है। इसको 200 वायु दाब और 500 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होती है और 22.4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसका हम आपको चित्र बताते हैं और इसके बनाने की विधि। दोस्तों, हैबर विधि का चित्र हमने आज इस तरह से बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, जल्दी जल्दी हमने बनाया, उतना सही से नहीं बना है, पेंसिल से नहीं बनाया है, कलम से बनाया, इसलिए अच्छे से नहीं बन पाया है। आप लोग इसे सुधार कर लेना। सबसे पहला आपको इसमें चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद अब इस विधि से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, N2 एक गैस है, H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर इस कंप्रेसर पंप में हम डालते हैं। फिर इस कंप्रेसर पंप से होते हुए इसमें आता है मोलिब्डेनम चूर्ण उत्प्रेरक कक्ष में। अब उत्प्रेरक कक्ष से फिर निकलकर आता है संघनित्र पात्र में। अब यहां पर जल के माध्यम से अमोनिया द्रवित हो जाती है, लेकिन N2 और H2 जो होते हैं वह पूरी तरह से द्रवित नहीं होते, इसलिए अमोनिया को निकाल लिया जाता है और N2H2 को पुनः परिचलन पंप द्वारा इस पाइप में फिर भेज दिया जाता है। तो अमोनिया तो हमारा बन गया। अब N2H2 को पुनः इस संघनित पात्र में भेज देते हैं। अब वहीं पर वो रहते हैं। अब इस विधि में देखिए, इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और भाप अंगार से प्राप्त हाइड्रोजन गैस यानी H2 को 1:3 यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन में लेकर 500 अंश सेल्सियस ताप तथा 200 वायु दाब पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैसों में 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन भी होता है। फिर इन गैसों को संघनन पाइप से गुजारते हैं, जहां अमोनिया गैस यहां पर द्रवित हो जाती है और परंतु डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होती, इनको पुनः संचरित कर दिया जाता है, ठीक है। अब अमोनिया हमारी पर्याप्त रूप में बन जाती है, तो इसलिए ये प्रक्रम जो होता है ये पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, आपको लिखना है हैबर विधि अमोनिया का गुणधर्म और उपयोग, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे जैसा मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, 5 नंबर कोई भी एग्जामिनर बाबू आपका नहीं काट पाएगा, ठीक है। गुणधर्म में आपको लिखना है दोस्तों, जब अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। देखिए, जब अमोनिया का अधिक यानी अमोनिया अधिक होती है और Cl2 यानी क्लोरीन की मात्रा कम होती है तो N2 गैस बनती है। यहां पर देखिए, NH3 की 8 अणु है और Cl2 के 3 अणु है। अब यहां पर N2 गैस बन जाती है और 6NH4Cl भी बनता है। तो N2 गैस कहां से प्राप्त होती है, जब अमोनिया अधिक होती है और क्लोरीन की मात्रा कम होती है। और यहां पर दूसरा दोस्तों, जब अमोनिया की कम मात्रा और Cl2 की अधिक मात्रा होती है तो विस्फोटक उत्पाद बनता है। सेम उसका उल्टा हो जा रहा है बाबू। देखिए, जब Cl2 यानी क्लोरीन कम होती है और अमोनिया ज्यादा होती है तब N2 गैस बनती है, और जब क्लोरीन ज्यादा होती है और अमोनिया कम होती है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विस्फोटक जैसा उत्पाद बनता है। अब इसका उपयोग दोस्तों हमने नहीं लिखा, उपयोग हम आपको बता देता हूं। देखिए,
जब कपड़े पर गिरीस या फिर धब्बे लग जाते हैं, उन धब्बों को कपड़ों से हटाने के लिए ही अमोनिया का प्रयोग होता है। दोस्तों आज की ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके आज की इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।